नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं मोनू खोवाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है। अब ये प्रीएम्बल है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको ये प्रीएम्बल है वो कंप्लीट याद नहीं करनी है। इनके कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, और ये मैंने वैसे ही लिखे हैं जैसे नॉर्मल मैंने याद किए हैं, वही तरीके आपके सामने लेके आया हूँ मैं। तो ये होती क्या है, जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही ओपन करोगे तो फर्स्ट पेज पे ही हमें क्या लिखी हुई मिलती है, एक प्रीएम्बल, प्रस्तावना मिलती है। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, हमें उस चीज़ के बारे में कंप्लीट जो नॉलेज है वो हमें प्रीएम्बल से मिल जाती है कि हमारी कंट्री है वो किस टाइप के चीज़ें होती हैं, किस किस को पंथ निरपेक्ष है या जस्टिस की बात करते हैं या नहीं है, इक्वलिटी है या नहीं है, जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी गई है सारी की सारी बात हमें मिलती है देखने को कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। और यही हमें फर्स्ट पेज पे दिया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल की बात करें तो हमने ये आइडिया कहाँ से लिया है, तो आपको हो गई यूएसए से। यदि हम बात करें इसकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज हमारे पास कहाँ से आई इसकी, ऑस्ट्रेलिया से। अब माय डियर फ्रेंड्स, यदि याद करना है आपको ये, तो सिर्फ आपको याद करना है SOSDR, SOSDR, सिर्फ इतना याद करना है। जैसे आपने पढ़ी भी होगी, होती क्या है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, है ना, ऐसी आपने कंप्लीट चीज़ पढ़ी है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे ये पूछा जाएगा, या तो इनको सीरीज़ में लगाओ, पहली बात, या आपसे पूछी जाती है कि इनमें से ये बताओ कौन कौन से अमेंडमेंट के बाद इनमें वर्ड ऐड किए गए, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ पूछ सकता है ये चीज़ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अरेंज करो, क्या क्या चीज़ हो सकती है और कैसे अरेंज होगी ये। तो यही बातें हमें सारी पढ़नी है और हर एक एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलती है। देखिए SOSDR, तो ये इम्पोर्टेंट एक की बनाई हुई है। पहले का मतलब होता है सोवरिन। सोवरिन का मीन्स क्या होता है, संप्रभुत्व संपन्न। मैं इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ साथ के साथ ही। सबसे पहली तो बात यही है कि जो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वी आर द पीपल, है ना। जैसे हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, हम क्या कहते हैं कि लोकतंत्र की भी हम डेफिनेशन देखते हैं, डेमोक्रेसी की क्या होता है, डेमोक्रेसी की लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम प्रीएम्बल स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो ये जो वर्ड जो आपने देखा है, इसका मतलब यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो किसने बनाया है, भारत के लोगों ने। तो इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे ऐड किया और इसका मीनिंग ये है, हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों ने ही ये सारी चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली है। ठीक है बात। दूसरा वर्ड स्टार्ट करें तो अपना आता है सोवरिन, जिसको हम बोलते हैं संप्रभुत्व संपन्न। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम किसी भी राष्ट्र के अधीन नहीं हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। किसी भी दूसरे देश के साथ जब हम रिलेशन बनाएं तो हम वो रिलेशन भी खुद बना सकते हैं। किसी से दूसरे के पूछ के या उसके दबाव में हम कभी भी काम नहीं करेंगे। ये हमारी क्या है, एक सोवरिनिटी है, सोवरिन है हम लोग, संप्रभुत्व है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इनसे एक्सप्लेन आपसे चीज़ें बहुत कम करवाई जाती है, बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन नॉर्मल आपसे वर्ड पूछे जाते हैं कौन कौन से ऐड किए हैं, तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस चीज़ वही है सारी। दूसरी, सोशलिस्ट, समाजवादी। ये वैसे समाजवादी एक विचारधारा है, लेकिन भारत में कोई विचारधारा काम नहीं करती। लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि हम सभी जितने भी लोग हैं, सभी के उत्थान या सभी का विकास, सभी का डेवलपमेंट, सबको एक साथ लेके चलेंगे, कि उसको उसकी तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देंगे। पंथ मतलब हम सभी धर्मों को मानेंगे, हर एक धर्म यहाँ इम्पोर्टेंस रखता है अपनी, हम किसी भी धर्म को लेके एक धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसीलिए हम यूज़ क्या करते हैं, सेकुलर। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जो लोगों के द्वारा शासन होता है। तो डेमोक्रेसी का ही मतलब क्या होता है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन।
बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ऐसी बातें होती हैं। तो ये सारी बातें किस में होती है? लोकतांत्रिक। और यहाँ हम यदि हम बात करें लोकतंत्र की, तो भारत का जो शासन है वो भारत के चुने हुए या लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही क्या चलता है? भारत का शासन चलता है। तो इसीलिए इसमें वर्ड क्या ऐड किया गया माय डियर फ्रेंड्स? डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है रिपब्लिक। ये रिपब्लिक वर्ड गणतंत्र, हमें ये वर्ड कहाँ से मिला है? तो आप लिखोगे ये आइडिया जो हमने लिया, ये आइडिया लिया है हमने फ्रांस से हमने ये आइडिया लिया है। और ये इस आइडिया का मतलब ये होता है जहाँ पर मतलब रिपब्लिक का अपने ही देश का प्रेसिडेंट होता है। जैसे हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो कौन है? राष्ट्रपति। तो गणतंत्र हैं हम, कोई भी दूसरे देश का या कोई भी बाहर का व्यक्ति अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मतलब ये क्या है कि ये चीज़ हमारे देश पे ही है, हम गणतंत्र हैं, हम दूसरे देश पे ये चीज़ नहीं छोड़ते। तो एक बार फिर देखिए, SOSDR, सो से मतलब सोवरिन, दूसरा सो का मतलब सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। अब माय डियर फ्रेंड जिस पे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब इनमें कुछ स्पेशल है, वो हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ही हम बात करेंगे कि भारत में संप्रभुत्व संपन्न एक राज्य होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणतंत्र होगा। यदि ऐसा होगा तो भारत के लोगों को क्या मिलेगा? इक्वल जस्टिस मिलेगा। इक्वल जस्टिस कैसा? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट लिबर्टी मिलेगी यहाँ के लोगों को, इक्वलिटी मिलेगी, समानता मिलेगी, फ्रेटर्निटी होगी, बंधुता की भावना होगी और इंटीग्रिटी, अखंडता मिलेगी यहाँ। तो भारत का जो संविधान है उसका जो कंक्लूजन है वो आपके सामने यही है कि जो भारत के संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी यही बातें हैं। माय डियर फ्रेंड्स ये ली कहाँ से है? तो इनकी हम बात करते हैं। जैसे हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस हमने लिया है ये 1917 की जो रशियन रिवॉल्यूशन है, तो हमने रशियन रिवॉल्यूशन से ये आइडिया लिया है। जस्टिस कैसा? पॉलिटिकल रूप से किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, हर एक व्यक्ति पॉलिटिकल में आ सकता है। सामाजिक, सोशल रूप से समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो जाति हो, लिंग हो, धर्म हो, किसी के भी आधार पे हम उससे भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक रूप से हम सबको बराबर करने की कोशिश करेंगे ताकि हर व्यक्ति समाज में इक्वल हो सके। तो इसी तरीके से हम यहाँ से क्या कहते हैं, भारत में हम जस्टिस की भी बात करते हैं। और जस्टिस कैसा? तो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यदि हम इन तीनों वर्डों की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तीनों के तीनों वर्ड ही हमारे आए हैं 1789 की जो हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति से हमने ये तीनों के तीनों वर्ड उठाए हैं। लिबर्टी का मतलब क्या है? आप जानते हो हमारे स्वतंत्रता का जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट में ही किसकी बात आती है? स्वतंत्रता की, कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी इंडिया में घूम फिर सकते हो, ये स्वतंत्रता है। तो सारी की सारी लिबर्टी एक इंसान को दी गई है। नेक्स्ट समानता, किसी पे भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हो फंडामेंटल राइट में हमारे सारी चीज़ें दी गई हैं। समानता का मतलब इक्वलिटी, मतलब हर एक व्यक्ति किसी भी रूप से लिंग, जाति, धर्म आदि से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी समान होंगे, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। बंधुता की भावना, भाईचारे की भावना रहेगी। और अखंडता, हम अखंड रहेंगे, कभी भी एकता बनी रहेगी हमारे अंदर। हम पूरे देश में चाहे कितने भी धर्म के लोग हों, चाहे कितनी भी अलग अलग चीज़ें हों, अलग जातियाँ हों, लेकिन हम सारे के सारे क्या रहेंगे? अखंड रहेंगे। और ये हम कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन एग्जाम में कई बार इसका संवत पूछता है, तो 2006 संवत। यदि याद भी ना हो तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें 73 ईयर्स हम ऐड करते हैं जब हम संवत की बात करें। तो संवत का मतलब कितना होगा? जब आप इसमें 73 ऐड करोगे तो बनेगा आपका 2006। तो हमने कब अपनाया ये? यदि संवत की बात करें तो विक्रमी संवत 2006 में अपनाया। और ये 3 वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फिर से देखो क्या है? अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्मप्रीत करते हैं। ये वर्ड आएगा लास्ट में, अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्मप्रीत। मतलब क्या है? अब मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे? एक संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए यहाँ के लोगों को इक्वल न्याय, समानता, स्वतंत्रता,
बंधुता और अखंडता की भावना को बनाए रखेंगे। और ये सभी चीज़ें हम 26 नवंबर 1949 अर्थात संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मप्रीत करते हैं। तो यही था माय डियर फ्रेंड भारत की प्रस्तावना। इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अरेंज कीजिए इनको, है ना, इस टाइप के। अब बात ये है जिन पे स्टार लगा है, तो स्टार किस किस पे लगा है, एक तो सोशलिस्ट, एक सेकुलर और एक इंटीग्रिटी। तो ये तीनों के तीनों वर्ड हैं जो स्टार में यहाँ लिख रहा हूँ। स्टार का मतलब क्या है, ये 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1976 में। तो ये हमारी प्रीएम्बल के अंदर ऐड किए गए हैं। तो ये तीन वर्ड आपसे पूछे जाए, एग्जाम में यही पूछेगा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन कौन से वर्ड हमारी प्रीएम्बल के अंदर ऐड किए गए। तो आप क्या क्या लिखोगे, एक तो सोशलिस्ट, एक है सेकुलर और एक क्या है, इंटीग्रिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स यही आपकी है प्रीएम्बल। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होगी। अब थोड़ी सी बात मैं आगे लेके चलूँगा। ये हमने एक्सप्लेन भी कर ली बातें क्या क्या हैं सारी की सारी। अब आगे बात इसमें क्या आती है कि इसमें यह आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम इसके अंदर संशोधन कर सकते हैं, दूसरी बात। तीसरी, क्या इसको लेके हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि हमारी ये चीज़ें हनन हो रही है या फिर हमारा फंडामेंटल राइट हो रहा है, क्या हम कोर्ट में जाके इसको अपील कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो यही है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है। तो आप कहोगे जी बिल्कुल संशोधन इसमें हो सकता है। तो देखिए क्यों, क्योंकि ऐसा हो चुका है। आप किस चीज़ को देखते हुए संशोधन करोगे, देखो इसके अंदर ये वर्ड हमने ऐड किए, तो वर्ड जरूरी थे। क्यों, क्योंकि यदि हम देखें तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या, हमारा कोई धर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर यदि हम बात करें तो दुनिया के सबसे ज़्यादा धर्म है। तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें ये वर्ड है ऐड करना जरूरी है, क्योंकि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। तो बात यही है कि हम इसमें अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें लगे कि हम इसमें कुछ नई चीज़ ऐड करें और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो भी पहले का बना हुआ है, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, आप इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो। तो आपसे यदि पूछा जाए तो क्या हम प्रीएम्बल के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्या ये प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए अलग अलग केस है, जैसे कि आप जानते हो, तो उन केस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एक बार आप इसको फटाफट नोट कीजिए और मेरे हिसाब से क्लियर है आपको। तो इसे देखिए एक बार, फिर मैं आपके सामने केस लेके आता हूँ, केस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और आपको पता लग जाएगा कि ये संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है जी, तो एक बार आप इसे नोट कीजिए और बढ़ते हैं फिर हम आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ एक मामले लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मामले और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन इनमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है वो काफ़ी अच्छी दी है। तो देखो बुक्स के अंदर सिर्फ नॉर्मल बात होती है, हम थोड़ा सा इनको थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, ये चीज़ क्या है, तो आपको याद भी हो जाएंगे। जैसे ही आप नेट का एग्ज़ाम दोगे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और जैसे ही आप कोई एग्ज़ाम नॉर्मल देते हो किसी में भी, जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, वहाँ भी आपको ये देखने को मिलता है कि किस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और किस में नहीं माना गया। तो देखिए सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं, बेरुबारी यूनियन 1960, जो बेरुबारी मामला है, इसके अंदर क्या बात होती है तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बेरुबारी की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो कुछ एक जगह बंगाल की साइड, जो बांग्लादेश है इधर ही, तो कुछ ऐसा एरिया था, आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा, मतलब बाउंड्री की बात करें तो कुछ ऐसा एरिया था, जैसे हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से हमारा मैप बनता है ऐसे, तो इधर कुछ ऐसा मामला था बिल्कुल। अब इन लोगों के लिए जो ये बिल्कुल ये हैं, या फिर मैं इसको ऐसे ही बना दूं तो आपको समझ आ जाएगी बात थोड़ी सी, मतलब जो ऐसा एरिया है इनके लोगों के लिए जो प्रोटेक्शन देना है वो सबसे खतरनाक काम है, आपके लिए भी और दूसरे देश के लिए भी। क्यों, क्योंकि बिल्कुल उनके दूसरे देश के अंदर बिल्कुल गए हुए हैं। तो यहाँ के लिए एक सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि हम इनसे एक समझौता करते हैं। क्या था, बेरुबारी मामला। इसमें क्या किया गया, जो ऐसे हैं, जो ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा ठीक किया गया। और इसमें क्या था, पाकिस्तान को हमने अपनी जगह दी थी
और पाकिस्तान से हमने ली थी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि पाकिस्तान से जो हमने ज़मीन ली वो तो थी कम, और भारत से जो गई वो क्या थी, ज़्यादा। यही मुद्दा छिड़ा था बेरोजगारी का। अब बात क्या आती है, तो बात ये आती, जो विपक्ष की पार्टी है वो कहते हैं कि भारत के संविधान के अंदर दिया गया है कि भारत है वो राज्यों का संघ है और हम अपनी ज़मीन किसी को नहीं दे सकते। तो इस बात को लेके मुद्दा खड़ा हुआ। तो विपक्ष वालों ने ये कहा, जो मतलब पक्ष में थे इसके, उन्होंने कहा ये भी तो है कि हम क्या हैं, सोवरिन हैं, संप्रभुत्व हैं, हम किसी भी देश के साथ आज़ादी से या किसी भी दूसरे देश के साथ दबाव ना आके हम ऐसा काम कर भी तो सकते हैं। तो दोनों के बीच में माय डियर फ्रेंड्स डिबेट स्टार्ट हुई। किस किस के बीच में? सरकार ने कहा कि हम सोवरिन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष वालों ने कहा कि भारत है वो भारत राज्यों का संघ है, और आर्टिकल 3 आपको ये कहता है कि आप किसी भी जगह को या ज़मीन को अपनी को किसी दूसरे देश को नहीं दोगे। तो यहाँ पे विपक्ष वालों ने क्या किया, उठा के इस मामले को कोर्ट में लगा दिया। क्या इनको, क्योंकि इन्होंने हवाला किस चीज़ का दिया, बोले सोवरिन है हम लोग, और ये वर्ड कहाँ है, प्रीएम्बल में है। तो बात किसकी आ गई, प्रीएम्बल की। तो विपक्ष वालों ने ये मुद्दा कहाँ किया, सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि आप एक बात बताइए, क्या कोई भी सरकार प्रीएम्बल को चेंज कर सकती है? क्या उसमें सामान्य संशोधन हो सकता है? सामान्य संशोधन हम कर सकते हैं, या फिर विशेष संशोधन हमें करना पड़ेगा? तो ये कुछ एक चीज़ पूछी उन्होंने। लेकिन एक बात और बताता हूँ, आर्टिकल 143 ये क्या है कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास एक बात लेटर भेज सकता है और पूछ सकता है किसी भी मामले में, यदि उसको कन्फ्यूज़न है तो यहाँ प्रीएम्बल को लेके थी। तो इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को एक लेटर लिखा और ये बातें पूछी थी। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जवाब भी आया कि आप संशोधन कर सकते हो। बोला सामान्य है, बोला सामान्य नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 50% प्लस तो वो, और प्लस आधे जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट में से आधे स्टेट भी आपके साथ होने चाहिए। तो बात तो ये आ गई कि आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुद्दा किस चीज़ का अड़ गया, बोले हम यूनिटी है, हमारी एकता है, अखंडता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, और दूसरा काम सोवरिन है। तो इन दोनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का ये पार्ट नहीं है, प्रीएम्बल। तो पहला मामला ये था। तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। तो पहले मामले में बात हुई और कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। अब बात आता है दूसरा मामला, देखते हैं दूसरा मामला, केशवानंद भारती मामला। ये मामला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल होता है। अब क्या होता था, इसके बाद क्या किया सरकार ने कि ऐसा कुछ होगा तो दिक्कत आएगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 9 है, 9 के अंदर उठा के इन मुद्दों को डाल दिया। और 9 का मतलब क्या है कि 9A के अंदर कोई भी मुद्दा यदि चला गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात नहीं रख सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कभी भी वो मामला नहीं जाएगा। तो इसको लेके भी दिक्कत हुई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या ये होने लगी थी क्योंकि सरकार ने वो सारी चीज़ें क्या कर दी, 9A में रख दी। और 9A में रखने के बाद क्या है कि कुछ भी आप काम करो क्योंकि वो वहाँ जा नहीं सकता। तो इसी चीज़ को ले जाते हुए ही आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो नेक्स्ट मामला आता है केशवानंद भारती मामला 1973। ये मामला क्या था, तो ये मामला ये था कि केरल की सरकार ने, ये केशवानंद भारती वहाँ के एक बहुत बड़े संत हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो केरल की सरकार ने एक अमेंडमेंट किया कि जिसके पास भी ज़मीन है सारी की सारी इनकी ज़मीन है वो हड़प ली जाएंगी। तो इनकी ज़मीन का मैक्सिमम भाग है वो सरकार कब्जे में कर लेगी। तो और वो मुद्दा उठा के किस में डाल दिया, 9A में। तो अब यहाँ पे जो सेंटर में गवर्नमेंट थी, सेंटर गवर्नमेंट, उसने लगा दी कहाँ पे रिट, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की आज तक की सबसे बड़ी बेंच यहाँ बैठी थी और सबसे बड़ी बेंच थी ये। और इन बेंच ने आप कह सकते हो लगभग 13 जज की बेंच थी ये, 13 जज थे इसमें। और इन्होंने ये फाइनल कर दिया कि संविधान
प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये मामला किससे रिलेटेड है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ज़मीनी विवाद को लेके था। और ज़मीनी विवाद आपको भी खुद को भी पता है, पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट और बाद में चेंज करके क्या कर दिया था, 300A के अंदर रख दिया गया था। तो वही मुद्दा था ये। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बेंच बैठी वो 13 जज की थी, जिन्होंने फाइनल किया कि क्या ये संविधान का भाग है। तो ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है और यहीं से बात हुई कि ये चीज़ है। लेकिन इससे यदि हम आगे बढ़ें तो बम्बई वाला क्या मामला है, ये यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 56 जो लो जी, ये क्या मामला है कि किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन जो हम लगाते हैं उसकी बात है ये। तो यहाँ पे सरकारों ने इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, पुरानी सरकारों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी उनको लगे ऐसा कुछ तो वो क्या कर देते थे, राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन इसका मुद्दा क्या था, ये बात ये होती है यदि कोई चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रही सरकार, तो उसके दिक्कत को ठीक करने के लिए या फिर उस सरकार की यदि वो काम नहीं कर रही तो क्या करते हैं, उस सरकार को हटा दिया जाता है और वहाँ पे क्या आ जाता है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके संविधान के खिलाफ है। और संविधान के खिलाफ मतलब प्रस्तावना के खिलाफ। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी, आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ इसके अंदर वास करती है। यदि कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, यदि वहाँ पे कोई वर्ड समझ में ना आए तो कहाँ आते हैं, फिर प्रस्तावना पे। यही बात है, सारी की सारी प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान की। तो यही दिक्कत को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही। सीधी सी बात ये है कि ये आज के बाद ऐसे अप्लाई नहीं होगा, इस पे हम चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो कोई भी मुद्दा यदि ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने और पक्की मोहर लगा दी, बिल्कुल कहा क्या कि ये भी इसका भाग है, क्या, प्रस्तावना, किसका, संविधान का। और ये माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हमने बात की 13 जजेस थी इस बेंच में, लेकिन जब हम बात करें इसकी, तो इसकी यदि हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे 9 जज 9 जज की बेंच थी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादा जज की बेंच होती है वो बेंच पीछे के बेंच की जो भी है कम की होनी चाहिए, वो उसके फैसले को काट सकती है। लेकिन कभी भी 13 जजेस की जो बेंच है, इन्होंने फैसला सुनाया तो आगे चाहे 12 की बैठती रहो, इनके फैसले को नकार नहीं सकती, ये बात होती है। तो यहाँ पे बात यही हुई, जज कितने थे, 9 की बेंच थी, तो यहाँ पे इनके उसको नकार नहीं सकती। तो इन्होंने भी क्या किया कि प्रस्तावना हो क्या है, संविधान का भाग है। बात मेरे हिसाब से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मामला LIC 1995। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ये था कि सरकारी जितने भी ऑफिसर हैं सिर्फ हम उन्हीं का ही बीमा करेंगे, या फिर हम जो प्राइवेट के अंदर जो सबसे टॉप में हैं सिर्फ हम उन्हीं का बीमा करेंगे। तो ये कंपनी के रूल हुआ करते थे। तो इन्हीं को लेके ही लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया, बोला ये तो हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, हम तो पंथ निरपेक्ष हैं, हम तो सारी चीज़ें। तो उन्होंने उन्हीं का हवाला देते हुए चीज़ों को रखा। और यहाँ पे भी कुछ बेंच बैठे और इसको स्वीकार किया गया इस बात को। और यहाँ पे आप कहोगे कि 12 जज की बेंच थी, और इस बेंच ने भी क्या किया, प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान का भाग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे यही ऑप्शन दे के पूछे जाएंगे, पूछा ये जाता है कि इनमें से किस किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। तो किस किस में माना है, केशवानंद, RSR बम्बई मामला और LIC मामला। तो इन 3 मामलों के अंदर संविधान का भाग माना गया किसको, प्रस्तावना को। अब माय डियर फ्रेंड थोड़ी सी और बात करते हैं, प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि प्रस्तावना का जो महत्व है वो ये है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई भी वर्ड हमें वहाँ क्लियर नहीं है तो हम कहाँ करेंगे, प्रस्तावना को पढ़ के, और उसमें देखेंगे कि जो हमारे संविधान निर्माता है वो इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहते थे। तो पहली बात तो यही है। और दूसरी बात माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर आती है, न्याय योग्य है। प्रस्तावना को बेस मानकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते।
ये सबसे बड़ी बात है। क्या कि आप जाके कहो जी ये प्रस्तावना में ये चीज़ है और ये हमारी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो ऐसा नहीं है। जैसे प्रस्तावना, जैसे हमारे संविधान में DPSP डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी वो है जो DPSP जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उनके खिलाफ हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट है उनको लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बस वो सेम मुद्दा है, इनको लेके प्रीएम्बल को लेके हम कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, क्या इससे प्रीएम्बल से क्या सरकार की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे ना तो सरकार की शक्ति बढ़ती और ना ही सरकार की शक्ति घटती, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। नेक्स्ट, क्या ये परिवर्तनीय है? तो कहोगे हाँ परिवर्तनीय तो है कि हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो नींव बनी है उस नींव को आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर निर्माण कर सकते हो। यदि आपने नींव ही ख़त्म कर दी तो वो कहाँ बचा फिर? तो इसीलिए हम प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हुए ही हम संशोधन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से चीज़ बिल्कुल आपकी क्लियर होंगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से वर्ड है, तो वो हमने सारी बात कर ली है। इसके अलावा हमने देखा है कि किस किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, संविधान को प्रस्तावना का, तो वो सारी चीज़ हमने बात कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स आपकी एक एक बात क्लियर होंगी। बस आपसे यही कहूँगा कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। बस यही है, आपको बड़े आराम से इन चीज़ों को पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा में चल रही हैं सारी चीज़ें। तो बस आपको क्या करना है, जितने फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए और अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।